तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, मैथमेटिक्स की जो हमारी आज की वन शॉट मैराथन क्लास होने वाली है, इसमें हम मैट्रिसेस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होने वाली है डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों ही चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक कनेक्टेड चैप्टर्स है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होंगी उसमें डिटर्मिनेंट्स चैप्टर एंड मैट्रिसेस चैप्टर, इन दोनों के ही जितने भी PYQ क्वेश्चंस है 2015 से 2025 के बीच में जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं ATC के, इनको हम इसके PYQ क्वेश्चंस को नेक्स्ट मैराथन क्लास में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों क्या होता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम यहाँ पर 4 क्वेश्चंस तक देखने को मिले हैं। यानी कि अगर आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इन दोनों ही चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 3 से 4 मार्क्स तक कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे मैट्रिसेस चैप्टर की, जिसमें हम मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। क्या होता है मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशंस, टाइप्स एंड इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको हम सीखेंगे इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स की, क्या होती है डेफिनेशन। तो दोस्तों आपने जैसे रेक्टेंगल देखा होगा, इसका जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस का अरेंजमेंट होता है रोस एंड कॉलम्स के रूप में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स हमने लिया है और ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे इस रेक्टेंगुलर एरे में। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स या मेंबर्स ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो रेक्टेंगुलर एरे है मैट्रिक्स जो है, इसमें कुछ रोज एंड कॉलम्स होती है। ठीक है, यानी कि रो एंड कॉलम क्या होती है, तो दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है यहाँ पर नंबर्स का या फंक्शंस का, तो उसे बोला जाता है रोज। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, सब ये रोज है। और कॉलम क्या होते हैं, तो जो यहाँ पर नंबर्स एंड फंक्शंस का जो अरेंजमेंट आपको यहाँ पर वर्टिकली नजर आ रहा होगा, इसको कॉलम कहा जाता है। C1 C2 C3 इस प्रकार से ये कॉलम होते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये रो 1 है हमारे पास में और ये दूसरी रो है और तीसरी रो होंगी इसके नीचे, फिर चौथी रो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो आखिरी रो आपको नजर आ रही है ये RM रोज है। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स में मान लो M नंबर ऑफ रोज है और कॉलम कितने हैं, N नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या होता है, रोस एंड कॉलम्स का, नंबर ऑफ रोस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि M क्रॉस N। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये कोई एक M क्रॉस N का मैट्रिक्स है हमारे पास में, जिसमें यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर एरे में इसके एलिमेंट्स इस प्रकार से रिप्रेजेंट आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है C1 जो है कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है और इसमें N नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये हमारा लास्ट में CN कॉलम्स है। क्लियर, जिसमें यहाँ पर जैसे M क्रॉस N का यहाँ पर हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसमें जो हमारा पहला ये देख रहे होंगे M, ये क्या होती है, ये रोज होती है, नंबर ऑफ रोज। और जो N है ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो M क्रॉस N मैट्रिक्स है इसमें M नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, जैसे R1 R2 RM ये क्या है, इसकी रोज है। कॉलम जो है इसके N नंबर ऑफ कॉलम्स है, C1 C2 C3 और ये CN। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसका नोटेशन क्या होता है मैट्रिक्स का, इसको देखो आप। तो दोस्तों मान लो कोई मैट्रिक्स हमारे पास में A है, जैसे मान लो इसी M क्रॉस N का जो मैट्रिक्स है हमारे पास में, इसी का अगर नोटेशन करना है हमें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो नोटेशन होता है वो हम AIJ, ठीक है, इस प्रकार से इस रेक्टेंगुलर एरे में इसको हम नोटेट करते हैं। M क्रॉस N का मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हमने लिख दिया M क्रॉस N। क्लियर। अब दोस्तों ये I और J क्या है, तो दोस्तों जो I होता है ना वो रो की बात करता है, ith रो, यानी कि जो AIJ जो एलिमेंट्स है वो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट्स है। यानी कि इसका क्या मतलब है भाई, जैसे एग्जाम्पल से समझो आप कि जैसे मान लो अगर I की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे कोई 2 हो जाती, J की वैल्यू मान लो हमारे पास में 3 होती, तो ऐसे में जो एलिमेंट्स हमारा होता वो क्या होता है, A23 एलिमेंट्स हो जाता। तो ये A23 एलिमेंट्स क्या है, इसका मतलब क्या है भाई कि ये सेकेंड रो, यानी कि रो क्या है, ये सेकेंड है और कॉलम क्या है, थर्ड है। तो ये जो एलिमेंट्स है A23 ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है। सेकेंड रो कहाँ है हमारे पास में, ये तो रो 1 होती है, ये रो 2 है। ठीक है, रो 2 और कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो आप समझ गए ना A23
यहाँ पर हमारा सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है। इस प्रकार से ए आई जे एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो इस प्रकार से इसको लोकेट और किया जाता है यहाँ पे नोटेशन के रूप में। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ गए कि जो नोटेशन होता है यहाँ पर इस प्रकार से एम क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए हमने यहाँ पे इसको नोटेट कर दिया। इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ए जो मैट्रिक्स है उसका जो नोटेशन हमने रेक्टेंगुलर एरे में ए आई जे एम क्रॉस एन का जो है इसको पढ़ा जाता है ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स में हम किसको कंसीडर करते हैं कि जिसके जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर्स हो या फिर जो फंक्शंस होते हैं वो रियल वैल्यूज लेते हो। क्लियर, आगे चलते दोस्तों, जो मैट्रिक्स होता है ना ये जो है जैसे मान लो कोई रॉ डाटा है, कोई रॉ इन्फॉर्मेशन है, उसको रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंटेशन करना ही यहाँ पर मैट्रिक्स होता है। तो जैसे हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि मान लो हमारे इसमें 3 फैक्ट्रीज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और जिसमें मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स को यहाँ पर अलग अलग फैक्ट्री के लिए यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि फर्स्ट फैक्ट्री में कुछ यहाँ पे 30 मैन और 25 वुमेन वर्कर्स है, सेकेंड फैक्ट्री में हमारे पास में 25 मैन और 31 वुमेन वर्कर्स है, ऐसे ही थर्ड जो फैक्ट्री है उसमें 27 जो मेन है और 26 क्या है वुमेन है। तो अगर इस रॉ डाटा को अगर हम रेक्टेंगुलर एरे में यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट कर दे इसके रोस एंड कॉलम्स के रूप में, तो वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। देखो किस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो दोस्तों जब हम इसका मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स हम इसका फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स से बराबर इसी इसको हमको रेक्टेंगुलर एरे में यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रोस एंड कॉलम के रूप में। तो हम यहाँ पर जो रो मान रहे हैं दोस्तों, वो मान रहे हैं कि भाई वो फैक्ट्रीज है। ठीक है, रो क्या है, फैक्ट्रीज है। जैसे रो 1 में हमारा पहली फैक्ट्री आएंगी, रो 2 में हमारे पास में सेकेंड फैक्ट्री आएंगी, रो 3 में हमारे पास में थर्ड फैक्ट्री आएंगी। और जो कॉलम 1 C1 और C2 जो हमारे पास में 2 कॉलम बनेंगे, उसमें पहले कॉलम में मेन वर्कर्स की यहाँ पर डेटा आएगा और कॉलम सेकेंड जो होगा उसमें वुमेन वर्कर्स के हम यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म होगा, तो दोस्तों यहाँ पर मेन वर्कर्स का जो कॉलम बनेगा हमारे पास में C1, वो क्या बन जाएगा 30, 25, 27। ऐसे ही जो वुमेन वर्कर्स के लिए यहाँ पर कॉलम सेकंड बनेगा वो क्या बन जाएगा 25, 31, 26। तो हमने इस रॉ डेटा को जब इस रेक्टेंगुलर एरे के में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया रोस एंड कॉलम्स के रूप में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितनी रोस है भाई, रो 1, रो 2, रो 3। तो इसमें 3 रो है। ठीक है, रो कितनी है, m इजिकल टू कितने है हमारे पास में 3 है। कॉलम कितने हैं, C1 और C2 2 कॉलम्स है, n कितना है 2 है। तो ऐसे में जो इसका ऑर्डर बनेगा इस मैट्रिक्स का वो कितना बन जाएगा 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके रोस एंड कॉलम्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इसका ऑर्डर कहलाता है। और हमने इसमें रॉ डेटा को यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बोल रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में इसका बनेगा। ठीक है, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि क्या, इसमें 3 रोज बनेंगी R1, R2, R3 एंड इसमें 2 जो है ये कॉलम की बात कर रहा है कि C1, C2 इसमें 2 कॉलम्स बनेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर एरे में इसको रिप्रेजेंटेशन हो क्लियर हो गया। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के हमें यहाँ पर मैट्रिक्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, तो दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स जो होता है जिसमें ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल ओनली 1 कॉलम हमें देखने को मिलता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास में एग्जांपल में देख सकते हैं आप क्या दिया है कि A इजिकल टू, अब इसमें देखो कॉलम तो केवल एक है, ठीक है, लेकिन रोज यहाँ पे कितनी है R1, R2, R3, R4, यहाँ पे 4 रो देखने को मिल रही है। यानी कि इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 4 क्रॉस 1, यानी क्योंकि भैया ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम का यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 4 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर केवल एक ही इसमें कॉलम देखने को मिलता है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैटर नहीं करती है कि वो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या m नंबर ऑफ रोज है, इससे मतलब नहीं है। यानी कि किसी भी कॉलम मैट्रिक्स के लिए हमको यहाँ पर इसका ऑर्डर देखना है तो वो क्या बन जाएगा, यानी कि भैया रो तो भाई डिपेंड नहीं करती है कि कितनी भी हो। ठीक है, तो मान लो कि m नंबर ऑफ रोज है किसी कॉलम मैट्रिक्स में, तो उसका यहाँ पर क्या ऑर्डर बनेगा m क्रॉस 1, क्योंकि जो यहाँ पर कॉलम होना चाहिए उसमें केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। क्लियर है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स का देखो, जैसे मान लो हमारे पास में ये नोटेशन है, क्या होता है, ये कोई मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है तो हम उसको इस प्रकार से रेक्टेंगुलर एरे में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे एम क्रॉस 1 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है,
रो मैट्रिक्स देखो क्या होती है रो मैट्रिक्स। दोस्तों रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली वन रो हो, ठीक है, केवल अगर एक ही रो है, कॉलम मैटर नहीं करता, फिर कॉलम 1 हो 2 हो 3 हो n नंबर ऑफ कॉलम्स हो, इससे यहां पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, केवल एक रो है तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मान लो ये बी हमारे पास में एक रो मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक ही रो नजर आ रही होंगी आपको ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में केवल एक ही रो है यहाँ पर, और जो कॉलम है C1 C2 C3 C4 इसमें 4 कॉलम्स नजर आ रहे होंगे, यानी कि इसके यहाँ पर ऑर्डर क्या बन जाएगा इस बी मैट्रिक्स का 1x4, ठीक है, 1x4 इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर जो इसका नोटेशन करेंगे इस रो मैट्रिक्स का तो वो हमें क्या देखने को मिलता है, B इजिकल टू, मान लो हमें इसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे में कोई इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो Bij 1x n का मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्लियर हो गया, केवल एक रो, कॉलम कितने भी n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं भाई, 1x n इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगला देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ऐसा मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि जो अभी तक हम m क्रॉस n, जैसे कोई मैट्रिक्स है A है, उसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, यानी कि उसमें m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। लेकिन जब इस m और n की वैल्यू इक्वल हो जाए, m इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है? यानी कि m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हम उसे तभी बोलेंगे जब m इक्वल टू n हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है n, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। क्लियर है? जैसे आपको एग्जांपल के लिए जैसे ए जो मैट्रिक्स दिया है ये एक 3 ऑर्डर का यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 ऑर्डर का क्यों है, 3 ऑर्डर का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ जो रोज होंगी, यानी कि m की वैल्यू भी 3 होंगी, n की वैल्यू भी 3 होंगी, यानी कि m इजिकल टू 3 और n इजिकल टू 3, तो यानी कि m इजिकल टू n, यानी कि m और n बराबर है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 3, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 3 बोल सकते हैं या 3 बोल सकते हैं। क्लियर है? 3 ऑर्डर का यहाँ पे क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? आगे चलते हैं, इसका नोटेशन किस प्रकार से होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो दोस्तों जैसे मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो उसे हम Aij इस प्रकार से रेक्टेंगुलर एरे में m क्रॉस m या फिर n क्रॉस n किसी भी रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा m। अब देखो दोस्तों आगे हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि A जो है हमारे पास में ये कोई क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे मान लो जो A11 A22 और ANN जो है बनेंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर डायगोनल का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स जो है दोस्तों वो इसके क्या बनेंगे A11 A22 A33 A44 ऐसे ही ANN तक, ठीक है। तो ये सब क्या है डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के। जैसे मान लो ये A हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, यानी कि 3 क्रॉस 3 का, जिसमें 3 नंबर जो है रोज की है, 3 कॉलम्स की है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो आप देख सकते होंगे जो A11 बनेगा यहाँ पे क्या है 1 है, A22 जो बनेगा वो क्या है यहाँ पे 4 है, A33 क्या है 6 है। तो इसको क्या बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल क्या बन जाएंगे इसके 1 4 6, ठीक है, इस 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है अगर मान लो अगर उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, अभी हमने जैसे स्क्वायर जो मैट्रिक्स था हमारे पास में उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स देखे थे A11 A22 और यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास में A12 है A13 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है A21 है A22 A23 है और यहाँ पे मान लो A31 A32 और A33 है। तो जो इसके A11 A22 A33 ये जो एलिमेंट्स है ये क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोल रहे हैं कि भाई वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के यानी कि जिसमें
सेम नंबर ऑफ ऑर्डर, जैसे कि उसके जो रोज होंगे और कॉलम्स होंगे वो बराबर होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यानी कि A11, A22, A33 और ANN तक, इसके अलावा जितने भी जो एलिमेंट्स हैं अगर वो जीरो हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। केवल उसमें डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। यानी कि क्या बोल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट, जैसे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर जीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि यहाँ पर आप एग्जांपल के लिए देखो आप कि जैसे ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, जैसे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, -1 और 2, ठीक है, इसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है, जीरो नजर आ रहे होंगे, तो ये एक प्रकार का डायगोनल एलिमेंट्स है। ऐसे ही 3 ऑर्डर का ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास में, तो आप इसके लिए देख सकते हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो है, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसके जीरो हो जाते हैं। ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये जो हमारे पास में ये था, ये 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स था, ये 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कोई सिंगल एरे में यहाँ पर कोई नंबर दे दिया है, मान लो 2 दे दिया है आपको, तो ये भी एक प्रकार का 1 ऑर्डर का यहाँ पर डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आगे चले, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखो। तो दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार का ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा एक डायगोनल मैट्रिक्स है जो स्केलर मैट्रिक्स उसे हम तभी बोलेंगे जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल हो, ठीक है। स्केलर यानी कि वो एक प्रकार का कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहा है कि वो सेम होने चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि देखो दोस्तों, A11, A12 ये तो सब जीरो होने चाहिए। यानी कि देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, केवल डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ पर कुछ हो सकते हैं, इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तो जीरो होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या जीरो हो गए। तो जो A11, A22, A33 जो यहाँ पर आपको डायगोनल एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे ये सब इक्वल हो जाए, A11 बराबर है A22 के, A33 के, और ये बराबर है किसी ANN के। तो ऐसे में ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है k मान लो, और k वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है k, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, आप कोई भी मान लो एक सिंगल यहाँ पर एक ऑर्डर का हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर, जिसमें 3 एक कोई एलिमेंट्स हैं, सिंगल एलिमेंट्स, तो ये एक प्रकार का स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा क्लियर कब होता है, जब ये हम 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, इस प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप ये दूसरा एग्जांपल देखो, बी जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, -1 ही नजर आ रहे होंगे, ठीक है, सेम है ना। यानी कि यहाँ पर A11 बराबर है A22 के, जो क्या है -1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है। ऐसे ही कोई दूसरा जो 3 ऑर्डर का हमारे पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें आप देख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि जिसके डायगोनल के तो एलिमेंट्स होंगे, इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब जीरो है। और अगर इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में जो A11, A22 और A33 ऐसे ही ANN तक अगर ये इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पे √3 है इसके डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। आगे चले दोस्तों, अगला जो यहाँ पर मैट्रिक्स पढ़ना है हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ना है। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसका डायगोनल के जो एलिमेंट्स है अगर वो 1 है, सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स, तो ऐसा मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें जो यहाँ पर अदर जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 रहने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इसका यहाँ पर इस स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो कोई ए है, तो इसका नोटेशन कैसे बनाया जाता है, ए आई जे, इसको यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर एरे में एन क्रॉस एन से क्लियर क्या हो रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए आई जे यानी कि आई इक्वल टू जे, यानी कि इसमें क्या है आई और जे बराबर है, यानी कि ए 1 1, आई की भी वैल्यू 1 है, जे की भी वैल्यू 1 है, और जब 2 होंगी आई की वैल्यू तो जे की वैल्यू भी 2 होंगी, यानी कि ए 2 2, ए 3 3। इस प्रकार के जो डायगोनल एलिमेंट्स जो बनते हैं वो 1 होने चाहिए इसमें, ठीक है। और जितने भी नॉन आई नॉट इक्वल टू जे क्या दर्शाता है कि भाई नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जे बोल रहे हैं, तो ऐसे में वो सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा, जैसे ये 2 ऑर्डर का जो हमारे पास में क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो तो सभी यहाँ पर 1 नजर आ रहे होंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है। तो ऐसे में इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास में, इसमें आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी 1 नजर आ रहे होंगे और इस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सभी 0 है। तो ऐसे में ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इस प्रकार से हमें इस ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आया कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ना, जैसे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है अगर उसमें जो कॉन्स्टेंट के होता है। देखो स्केलर मैट्रिक्स के लिए यह था कि भाई जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, ठीक है, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, लेकिन वो सेम है सभी। जैसे a1 1, a1 2, a1 2 नहीं, a2 2, ऐसे ही a3 3 और ann तक, तो ये सभी सेम होने चाहिए। सेम में वो कुछ भी हो सकते थे भाई, 5 हो सकते थे। तो ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था हमारा क्या, स्केलर मैट्रिक्स। और इसमें नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स थे वो 0 होने चाहिए, तो वो क्या था, स्केलर मैट्रिक्स था। लेकिन अब यहां पर जो हमारा k कांस्टेंट होता है वो अगर 1 है इसके डायगोनल में, सभी डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर क्लियर हो गया दोस्तों कि एवरी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो तो स्केलर मैट्रिक्स होगा ही, लेकिन एवरी स्केलर मैट्रिक्स यहां पर जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर भाई जो कांस्टेंट है वो हो सकता है कि भाई 2 हो 2 हो 2 हो, तो क्या फिर ये क्या हो, कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, फिर तो भाई हम इसे बोलेंगे कि एक स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए ये है कि डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, ठीक है। आगे चले, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। तो दोस्तों जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाए, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के वो 0 हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स से उसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो यहाँ पर ये हमारा 1 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में 2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में 3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके हर एक एलिमेंट जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अब ये वाला देखो, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, 0 0 0 0 0। अब इसमें भाई स्क्वायर मैट्रिक्स में तो भैया नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भैया एक रो नजर आ रही है, कॉलम आपको 4 नजर आ रहा है, तो क्या ये जीरो मैट्रिक्स है या नहीं है, है भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स 0 हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन वही है कि उसके हर एक एलिमेंट 0 हो, ठीक है। आगे चले, अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है वो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में ऐसा है कि जैसे मान लो कोई 2 हमारे पास में मैट्रिसेस है ए और बी, ठीक है, ये दोनों को हम ए और बी जो मैट्रिसेस इनको इक्वल कब बोलेंगे, अगर इनके लिए दो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि इसके जो दोनों मैट्रिक्सेस है हमारे पास में ए और बी, इनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, ए और बी दोनों ही मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम है तो ठीक है, हो सकता है भाई कि वो इक्वलिटी हो मैट्रिसेस में, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो उसके हर एक जो एलिमेंट्स होते हैं, ईच एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट्स बी के हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। यानी कि भैया ये बोल रहा है कि जो A1 1 होगा, जैसे कि ये कहने का मतलब ये है इसका कि भाई ए में कोई जैसे एलिमेंट्स है ए आई जे और बी के जो एलिमेंट्स है वो बी आई जे है, तो ऐसे में जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ए आई जे बराबर होने चाहिए बी आई जे के, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि A11 बराबर होना चाहिए B11 के, A21 बराबर होना चाहिए B21 के, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया इसके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, क्लियर। अब जैसे एग्जांपल से देखो आप, जैसे ये 2 मैट्रिसेस है हमारे पास में, पहला मैट्रिसेस है 2 3 0 1, यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हैं।
दूसरे मैट्रिसेस बी में भी भाई 2 3 0 1 एलिमेंट्स है, तो क्या ये आपस में बराबर है। अब इसके देखो पहली चीज तो ऑर्डर देखो, ये क्या 2 क्रॉस 2 का ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा भी जो है हमारे पास में बी, जैसे ये ए था ये बी है, तो भैया बी जो मैट्रिसेस है ना वो भी 2 क्रॉस 2 का है, ऑर्डर सेम है, ठीक है भाई। पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन देखो क्या इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है भाई, इसका करस्पॉन्डिंग 2 जो है इधर 2 के बराबर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3 जो है यहाँ पर हमारा A12 ये B12 के बराबर है, यानी कि 3 3 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हो गए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये दोनों मैट्रिसेस जो है इक्वल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसमें देखो भाई यहाँ पे पहली कंडीशन देखते हैं ऑर्डर, भाई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये दोनों। लेकिन अब यहाँ पे ये देखो क्या इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है, देखो यहाँ पे A11 B11 के बराबर होना चाहिए, क्या है क्या 3 2 के बराबर होता है क्या, नहीं नहीं भाई, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहला ही एलिमेंट्स हमारा भाई इक्वल नहीं हो रहा, यानी कि ये इक्वल मैट्रिक्सेस नहीं होगा, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर आपको इक्वल मैट्रिक्सेस दे दिए 2, बोल दिए इन्हें पहले ही बता दिया कि भैया ए और बी जो मैट्रिक्सेस है वो बराबर है, ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल है। तो अब बताओ इसमें कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पूछ सकता है, यहाँ पर कुछ वेरिएबल दे दिया, आप बता दो कि इसकी क्या वैल्यू होंगी अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है तब, ठीक है। तो हमारे पास में पहला ए मैट्रिक्स है, दूसरा बी मैट्रिक्स। पहली चीज तो इनके क्या ऑर्डर बराबर है क्या भाई, देखो पहली चीज तो ऑर्डर बराबर होने ही चाहिए, होंगे ही, क्योंकि भैया वो पहले बोलते हैं इक्वल तो है ही वो, ठीक है, यानी कि 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, कितने का 3 क्रॉस 2 का, ठीक है, जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसके दूसरी कंडीशन हमारी होती थी कि भाई जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होने चाहिए, यानी कि x इजिकल टू -1.5 हो जाएगा, y इजिकल टू 0 हो जाएगा। ऐसे यहां से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से आप इसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, b इजिकल टू 3 और c इजिकल टू 2, ठीक है, अगर इक्वल मैट्रिसेस है तब, क्लियर है। अब दोस्तों देखने वाले हैं हम यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को। तो देखो जो मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है ना उसके लिए क्या रूल फॉलो होता है, जैसे मान लो कोई 2 मैट्रिसेस है ए और बी और इनको ऐड करना है, तो ये तभी संभव है जब इनका ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस का ही एडिशन होता है, क्लियर है, ये रूल याद रखना है। ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, तभी उनको हम उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए उनका एडिशन करने के लिए, क्लियर। एडिशन इज डन एलिमेंट वाइज, इनका डन होता है कैसे भाई, जैसे ए कोई एलिमेंट, ए हमारे पास में मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स है ए आई जे है, और बी दूसरा हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है यहाँ पर बी आई जे, ठीक है, दोनों ही सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होना चाहिए, जैसे m क्रॉस n m क्रॉस n, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो इनका एडिशन होता है ना, जैसे a प्लस बी दोनों ही मैट्रिसेस का अगर एडिशन करेंगे हम, तो ए आई जे प्लस में बी आई जे, इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सम किया जाता है। कैसे भाई, एग्जाम्पल से समझो इसको, तो कैसे होता है, जैसे 2 यहाँ पर हमारे पास में मैट्रिसेस है, पहला मैट्रिसेस a, अब उसके एलिमेंट्स देख सकते हैं, ये क्या ऑर्डर का है, पहले तो इनका ऑर्डर चेक करो कि ये सेम ऑर्डर के है या नहीं है। पहली से 2 क्रॉस 2 का ये पहला मैट्रिक्स है, दूसरा भी हमारे पास में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यानी कि भैया ऑर्डर तो सेम है इनका, तो यानी कि इनको हम ऐड कर सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी कि इसमें जो A11 है और इसका जो B11 है ये आपस में जुड़ेंगे, इसका जो A12 है इसका B12 के साथ में जुड़ेगा, ठीक है, और इसका जो A21 है इसके B21 से जुड़ेगा, यानी कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं इनका आपस में सम किया जा सकता है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कैसे भाई, देखो इसमें जो A11 है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 है, तो 1 + 5 आपस में यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे 2 + 6 आपस में जुड़ेगा, ठीक है, और जोड़ करके जो यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म करेगा वो A + B का यहाँ पर सम कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। अब यहां पर देखो नोट क्या दिया है कि इफ ए और बी इनका ऑर्डर सेम नहीं है, फिर क्या होगा, अगर a + b इज नॉट अ सेम ऑर्डर, तब यहां पर सेम ऑर्डर अगर नहीं है ना तो ये a + b हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, a + b को हम फाइंड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल से समझो, a कोई मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर 2 1 3 0, दूसरा b जो मैट्रिक्स दिया है क्या दिया है 1 2 3 1 0 1, तो भाई इसका पहले वाले ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का है,
दूसरा वाला जो यहाँ पर बी जो मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर क्या है भाई, 2x3 का है। तो भैया देखो ऑर्डर तो डिफरेंट हो गया, ऑर्डर डिफरेंट है तो a प्लस बी क्या हम इन दोनों मैट्रिसेस का सम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? देखो जब आप इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का 1 के साथ में सम करेंगे और इस 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यहाँ पर 2 के साथ में सम करेंगे, लेकिन ये जो 3 है हमारा कॉलम 3 में जो एलिमेंट्स है 3 और 1, इनका सम किसके साथ में करेंगे भाई? तो इसलिए यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी उनका सम हो सकता है। आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर फॉलो होती है इसमें। तो भैया जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है उसमें कम्यूटेटिव जो लॉ होता है ना वो फॉलो होता है। यानी कि दोस्तों जैसे हमारे पास में दो मैट्रिसेस है ए प्लस, जैसे दो मैट्रिसेस ए और बी है, इनका सम अगर आप ए प्लस बी करोगे और या फिर बी प्लस ए करोगे, बात एक ही है भाई, ठीक है। इस प्रकार से किया जा सकता है, दोनों में सेम वैल्यू मिलेंगी हमें, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऐसे ही अब इसमें एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर फॉलो होता है। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? जैसे दोस्तों ए प्लस बी प्लस ये तीनों का सम करना है, तो पहले मान लो आपने ए प्लस बी का सम कर दिया, बाद में उसमें सी का सम किया, तीसरे मैट्रिक्स का, 3 मैट्रिसेस होते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो भाई हमें सबसे पहले, जैसे पहले हमने ए प्लस बी का सम किया, और ऐसे ही मान लो अगर ऐसा नहीं करके हम बी प्लस सी का सम कर देते हैं और बाद में उसमें ए का सम कर देते हैं, तो ये बात एक ही है भाई, ठीक है। यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। और अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सब प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, इसको हम अभी एग्जाम्पल से भी करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स की होती है वो जीरो मैट्रिक्स होती है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर आप जीरो मैट्रिक्स ये जो जोड़ यहाँ पर इसमें सम करेंगे, एडिशन करेंगे किसी मैट्रिक्स के साथ में जीरो मैट्रिक्स का, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी का, तो हमें वही मैट्रिक्स एज इट इज मिलता है, ठीक है। ये होती है यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि आप ए प्लस यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स करो या फिर जीरो मैट्रिक्स प्लस ए करो, बात ही एक ही है, आपको ए ही मिलना है, ठीक है। ऐसी फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये क्या होती है? तो दोस्तों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में जैसे हमारे पास में कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें आप उसमें क्या कर रहे हैं, उसका इस ए मैट्रिक्स का जो यहाँ पर नेगेटिव यानी कि माइनस ए, यानी कि ये क्या होता है, ये ए मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर क्या है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स है। तो जब आप ए प्लस के साथ में इसका इनवर्स मैट्रिक्स का सम करेंगे या फिर इनवर्स मैट्रिक्स के साथ में प्लस करेंगे क्या, ए मैट्रिक्स, तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की, कि जब किसी मैट्रिक्स ए में उसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, या बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि जो हमने अभी प्रॉपर्टीज देखी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव के बाद हमने देखा एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। इनको एग्जांपल से समझते हैं कि भाई किस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। अब जैसे मान लो हमारे पास में 3 मैट्रिसेस है ए बी सी, ठीक है, जिसमें ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तीनों ही मैट्रिसेस जो है वो 2x2 के मैट्रिसेस है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो अब इनमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करके देखते हैं क्या होती है कि नहीं। पहली चीज तो होल्ड तो होती है एडिशन में, ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए होता है, इसका प्रूफ देख लेंगे अभी कि हो रहा कि नहीं हो रहा इस एग्जाम्पल से। तो पहला मैट्रिक्स हम ए प्लस बी निकालते हैं भाई, तो ए प्लस बी पहले देखते हैं कि कैसे होता है। ए प्लस बी, तो यहाँ पर जब इन दो मैट्रिसेस का हम सम करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होता है। तो देखो 1 का यहाँ पर 5 के साथ में सम, ठीक है, यानी कि a प्लस बी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 का 5 के साथ में सम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कॉमन ही आता है, ठीक है, एक मिनट रुको, a प्लस बी इजिकल टू 1 प्लस 5 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, इधर 2 प्लस 6, और इधर क्या है 3 प्लस 7 हो जाएगा, और 4 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम हो जाएगा। 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 3 प्लस 7 10, 2 प्लस 6 से 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 प्लस ये कितना 8 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये हमें a प्लस बी देखने को मिला क्या, 6 10 8 12, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों b प्लस ए निकाल के, ठीक है, ये 6 10 8 12 है। अब देखते हैं कि b प्लस ए अगर हम करते हैं तो क्या हमें सेम मिलता है या नहीं है, ठीक है। उससे क्लियर हो जाएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड होती है या नहीं।
तो बी प्लस ए निकालने के लिए पहले हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 के साथ में 1 का सम करेंगे, 5 + 1। ये 6 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 6 + 2 करेंगे, ठीक है। और जो 7 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 है तो यहाँ पर 7 + 3 करेंगे। और ये 8 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 4, उसका सम करेंगे तो 8 + 4 हो जाएगा। अब देखो भाई क्या आ रहा है, 6 आएगा, 5 + 1 7 + 3 10 आ जाएगा, 6 + 8 8 आ जाएगा, 8 + 4 कितना 12 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो पहले आया था a + b करने पर और b + a करने पर सेम आता है, ठीक है। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे मान लो 3 मैट्रिसेस हमारे पास में ए बी सी, हमारे पास में 3 मैट्रिसेस है कोई, अगर उनका सम करते हैं हम, तो पहले मान लो अब अगर a + b का सम कर दिया और बाद में उसमें हमने c सम कर दिया, ठीक है, a + b के सम में, तो ये किसके बराबर होता है, ये जब आप b + c का सम करोगे और फिर उसमें a का सम कर दोगे तो ये इसके बराबर देता है, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। सम करना किस प्रकार से होता है वो तो हम देख ही चुके हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, तो सम हो जाता है आपस में, ठीक है। मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों, ये जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें हम 0 मैट्रिक्स का सम करते हैं तो हमें ए ही मिलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम लेट करते हैं यहाँ पर कि भाई हमारे पास में कोई मैट्रिसेस है ए, क्या है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में 1 2 3 4 ये एक ए मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्सेस क्या होता है, जिसके ऑल एलिमेंट 0 हो, ठीक है, ये 0 0 सेम ऑर्डर का यहाँ पर हमने 0 मैट्रिक्स से भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो जब आप a + 0 मैट्रिक्स का सम करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, आपको ए ही मिलना चाहिए, ठीक है। a + 0 मैट्रिक्स का सम करेंगे तो ए ही मिलना चाहिए। देखो भाई करके इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर दो, 1 + 0 2 + 0 और 3 + 0, यहाँ पर 4 + 0 हो जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 एज इट इज सेम ए, तो ये क्या है, ए ही है। तो यानी कि ये क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होती है यहाँ पर इसके लिए 0 मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, हमारे पास में अगली प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो भैया एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स हमारे पास में ए है, जैसे उसको लेट कर लेते हैं कि भाई 1 2 3 4 ये क्या है, एक प्रकार का हमारे पास में ए मैट्रिक्सेस है, ठीक है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है, इनवर्स जो होता है, इनवर्स मैट्रिक्स इसका क्या बनेगा, इनवर्स जो मैट्रिक्स इसका बनेगा वो होता है क्या, -a, ठीक है। तो -a क्या हो जाएगा, -a यानी कि हम इस a मैट्रिक्स में नेगेटिव का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसके हर एक एलिमेंट्स का में यहाँ पर नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 में यहाँ पर सब में माइनस आ जाएगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स के साथ में नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव जो है नेगेटिव मैट्रिक्स या इसका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। तो जब आप इनका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे इस a मैट्रिक्स का, तो ये a + माइनस के एक से साथ में जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो भाई निकाल के देखो, इस जो हमने अभी कंसीडर किया है 1 2 3 4, इसका हम यहाँ पर -a क्या है हमारे पास में, -1 -3 और -2 और -4, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स जब इनका सम करेंगे आप तो क्या देखने को मिलेगा, 1 -1 2 -2 ऐसे 3 -3 4 -4, तो क्या हो जाएगा, ये क्या देगा, ये 0 मैट्रिक्स दे देगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, एडिटिव इनवर्स करने पे किसी भी मैट्रिक्स के आपको 0 मैट्रिक्स मिलता है। 0 0 जब एलिमेंट्स आ गए हमारे तो ये क्या होता है, एक 0 मैट्रिक्स होता है। क्लियर, आगे चले। यानी कि हमने अभी देखा कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो होल्ड होती है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है 0 मैट्रिक्स होती है इसके लिए, और एडिटिव इनवर्स यहाँ पर होल्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों प्रॉपर्टी एडिशन में तो होल्ड होती है। आगे देखते हैं दोस्तों सब्सट्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पर देखो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन में जैसे क्या कंडीशन, यहाँ पर रूल क्या फॉलो होना चाहिए कि सेम जो हमने एडिशन में देखा था कि भैया ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे, दो हमने यहाँ पर मैट्रिक्सेस कंसीडर कर लिए, A = ये है हमारे पास में एक मैट्रिक्स और B भी एक मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स का जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी कि A - B निकालेंगे तो वो कैसे होगा, इसके अगर ऑर्डर सेम है, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो ऐसे में इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 1 का करस्पॉन्डिंग 5 है, 2 का करस्पॉन्डिंग 6 है, ठीक है। तो इनका हम आपस में क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। देखो कैसे,
ए इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 1 माइनस का 5, 2 माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ से, और 3 माइनस का 7 और 4 माइनस का 8। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, -4 यहाँ से, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3 माइनस 7 -4, 4 माइनस 8 -4। ठीक है, तो यहाँ पर -4 इस प्रकार से अब इसका सब्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है यहाँ पर मैट्रिसेस का। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय अ स्केलर या जो भी कांस्टेंट है हमारे पास में। जैसे हमने जब नेगेटिव का इस, जैसे ए कोई मैट्रिक्स था, उसमें जब नेगेटिव का यहाँ पर इसके साथ में ए मैट्रिक्स का नेगेटिव के साथ में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इसके हर एक एलिमेंट में यहाँ पर माइनस आ गया था। तो ऐसे ही होता है जब आप कोई 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी ए मैट्रिक्स के साथ में, तो जो ए में जितने भी जो एलिमेंट्स हैं इसके, उसके हर एक एलिमेंट्स में यहाँ के 2 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, इसके डेफिनेशन में कैसे हो सकता है कि भाई ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास में, तो अगर के कोई कांस्टेंट का हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इस ए मैट्रिक्स में, तो उसके जो हर एक एलिमेंट्स जो होते हैं, मान लो उसके ए आई जे जो इसके एलिमेंट्स थे ए मैट्रिक्स के, उसमें के का हर एक एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। एग्जाम्पल से भी समझ लो कि भैया ए मैट्रिक्स हमारे पास में 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स है, इसमें के जो है 3 जो है कांस्टेंट इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, तो क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास में। ठीक है, यानी कि के ए जो है हमारा 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है इस ए के साथ में, तो इसके हर एक जो एलिमेंट्स है 2 है 3 है 4 है 5 है, इसके हर एक एलिमेंट्स में यहाँ पर 3 का जो है मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट्स में हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया 3 का, और उसके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि आपको सीखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है, आगे देखते हैं इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर होल्ड होती है। तो इसकी यहाँ पर आप 2 प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, क्या 2 प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान लो कोई 2 मैट्रिसेस ए और बी है और उनका सम करते हैं, और उनके साथ में अगर कोई के वैल्यू यानी कि कांस्टेंट स्केलर का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो वो कैसे होता है, तो वो ए के साथ में भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देगा। ठीक है, प्लस जो है बी जो हमारा सेकेंड मैट्रिसेस है उसके साथ भी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। इस के और के प्लस के बी का क्या मतलब है कि ए के हर एक एलिमेंट्स यानी कि ए आई जे के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। यानी कि ये इस प्रकार से हो जाएगा कि ए आई जे के हर एक एलिमेंट्स में के का मल्टीप्लिकेशन, और प्लस में जो के का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बी के हर एक एलिमेंट्स बी आई जे के साथ में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ऐसे ही दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लो भाई 2 यहाँ पर हमारे पास में के और एल 2 कांस्टेंट कोई स्केलर वैल्यू है, अगर इनका कोई मैट्रिसेस ए के साथ में हम जो है मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं के और एल का, तो ऐसे में क्या वैल्यू हमें देखने को मिलती है, तो हमें यहाँ पर के ए प्लस एल ए। ठीक है, यानी कि के का हर एक एलिमेंट जो के का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए के हर एक एलिमेंट्स के साथ में हो जाएगा ए आई जे। ठीक है, प्लस एल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए के हर एक एलिमेंट्स जो ए आई जे है इसके साथ में होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अभी तो हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे मैट्रिक्स के साथ में, अब हम मैट्रिक्स के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे कि 2 मैट्रिक्सेस है ए और बी, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी हमें यानी कि ए मल्टीप्लिकेशन बी क्या देखने को मिलता है। ठीक है, वो कैसे होता है, तो इसकी कंडीशन है दोस्तों, ये तभी हो सकता है, ए तभी यहाँ पर डिफाइन होता है इसका, ए क्रॉस बी तभी हम डिफाइन कर सकते हैं। कब, जब ए इज अ ऑर्डर, मान लो कोई ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, एम क्रॉस एन का है। कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है और उसका ऑर्डर है दोस्तों, क्या ऑर्डर है उसका, बी क्रॉस जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस पी है। यानी कि इसका मतलब यह है कि पहले मैट्रिक्स ए का जो कॉलम होते हैं, दूसरा मैट्रिक्स बी के जो रोस होती है, ठीक है, वो आपस में यहां पर बराबर होने चाहिए। ठीक है, तब जो इनका प्रोडक्ट का यहां पर किस ऑर्डर में जो मैट्रिक्स प्राप्त जो हमें मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो दोस्तों वो हमें यहां पर ए आई जे वो किस प्रकार से यहाँ पर इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो अभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। वो उसका ऑर्डर समझ लीजिए कि मान लो एम क्रॉस एन का हमारे पास में पहला मैट्रिक्स था और एन क्रॉस पी का दूसरा मैट्रिक्स था, तो इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो एम क्रॉस पी का मिलेगा। ठीक है, क्लियर है,
कैसे मिलेगा देखो, पहला जो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या दिया था m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास में है उसका ऑर्डर दिया है क्या n क्रॉस p, तो जो हमारे पास में इनका जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या मिलेगा n क्रॉस p, ठीक है, इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा m क्रॉस p का, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि होता क्या है, रूल क्या फॉलो होता है। यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है वो मल्टीप्लाई रोज ऑफ ए, जो ए है उसकी रो का हम जो दूसरा मैट्रिक्स है बी के कॉलम्स के साथ में करते हैं। कैसे होता है देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आने वाला है। जैसे हम यहाँ पे लेट करते हैं कि पहला जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास में 1 2 3 4, ये पहला मैट्रिक्स है। दूसरा कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में 5 6 7 8, ये दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है। अब जब हम इसका ए क्रॉस बी यानी कि ए बी इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, तो दोस्तों हम अभी रूल पढ़ा हमने कि मल्टीप्लाई रोस ऑफ ए की जो रो है उसका कॉलम्स ऑफ बी के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे देखो, ए में जो रोज है 1 2, ये जो पहली रो है R1 जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस बी मैट्रिक्स के कॉलम यानी कि C1 के साथ में 5 7। अभी देखो कैसे होता है, 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले इस 5 के साथ में होगा यानी कि 1 × 5, प्लस करेंगे इस जब दूसरे एलिमेंट्स बी का जब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 7 के साथ में तो 2 × 7 हो जाएगा, ये क्लियर। ऐसे ही हम जब यहाँ पर इस 3 का इस 5 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस इस 4 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 7 के साथ में तो यहाँ पर 4 × 7 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम यहाँ पर इसके जो सेकेंड एलिमेंट्स निकालेंगे, किसका, रो 1 का जो सेकेंड एलिमेंट्स निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा इस 6 के साथ में 1 × 6 प्लस में क्या हो जाएगा 2 × 8, क्या हो जाएगा 2 × 8, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसका रो 2 का सेकेंड एलिमेंट्स निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 6 के साथ में 3 मल्टीप्लिकेशन 6 प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ में, ठीक है, 4 × 8, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है देखो अब 1 × 5 5 मिलेगा प्लस 2 × 7 14, यहाँ पर 3 × 5 15 प्लस 4 × 7 28, क्लियर। ऐसे यहाँ पर 1 × 6 6 प्लस 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ऐसे नीचे हमें 3 × 6 क्या मिलेगा 18 और प्लस में 4 × 8 32, ठीक है। अब इनका सम कर लो, 5 + 14 कितना मिल जाएगा 19, 6 + 16 कितना 22, ऐसे ही 15 + 28 कितना हो जाएगा 43 और 18 + 32 हो जाएगा यहाँ पर इनका सम 50। तो ये इसका यहाँ पर इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है किसी भी दो मैट्रिसेस का। क्या यहाँ पर रूल फॉलो होता है, क्लियर है कि रोज ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन कॉलम्स ऑफ बी के साथ में किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है हमने अभी समझ लिया, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉट कम्यूटेटिव होता है, यानी कि जो ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ में निकाल रहे हैं, ये बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ में इसके बराबर नहीं होता है, यही नॉट कम्यूटेटिव कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल में, लेकिन ये कभी कभी पॉसिबल भी होता है। वो कब पॉसिबल होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है अभी हम देखते हैं। देखो होता ये है दोस्तों, वैसे जनरली तो ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन ये कब बराबर हो सकता है, ए बी और बी ए ये डिफाइन तभी हो सकता है अगर यहाँ पर अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए सेम ऑर्डर के, ठीक है, तो ये कभी कभी पॉसिबल हो सकता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के तो ऐसे में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है, ठीक है। वैसे जनरली ये नॉन कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ पर। अब जैसे ये हमने देखा कि भाई ये कभी कभी स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल हो जाता है कि ए बी इक्वल टू बी आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कब यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। वैसे जनरली तो ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ही होता है। तो दोस्तों वैसे तो जो ए और बी जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी मैट्रिसेस के, तो ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी कि ये नॉट कम्यूटेटिव होता है। लेकिन कभी कभी स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन में ये सेटिस्फाई कर जाता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, अगर वो सेम ऑर्डर के है तो, ठीक है।
सेम ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेते हैं, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ए और बी यहाँ पे दो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो इसमें यहाँ पे ए बी और बी ए का जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना हमने अभी सीख लिया किस प्रकार से किया जाता है, तो हमें यहाँ पर सेम वैल्यू देखने को मिलती है 3008, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव, ठीक है। डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव हो सकता है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि ये कम्यूटेटिव होगा ही, ठीक है। वैसे जनरली तो ये नॉट कम्यूटेटिव ही होता है मल्टीप्लिकेशन। आगे देखते हैं दोस्तों, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ में, अगर मान लो जीरो मैट्रिक्स का कोई दो नॉन जीरो मैट्रिसेस है उसके साथ में हम मल्टीप्लिकेशन उसका प्रोडक्ट करें तो क्या देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर द किसी रियल नंबर्स के लिए ए बी कोई रियल नंबर होता है, तो हम क्या पढ़ते थे कि भाई अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो मिल जाए तो ये कंपलसरी बोल रहा है कि ये तो ए जीरो है या यहाँ पर बी जीरो है। लेकिन ऐसा भैया मैट्रिसेस में कंपलसरी नहीं होता है। अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ए बी इजिकल टू जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए इजिकल टू जीरो या फिर बी इजिकल टू जीरो होगा ही होगा, नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। क्यों भाई? जैसे हमारे पास में दो नॉन जीरो जो मैट्रिसेस है, जैसे 0 -1 0 2 एक मैट्रिसेस है, दूसरी मैट्रिसेस मेरे पास में मान लो 3 5 और 0 0 ये मैट्रिसेस है। तो जब हम इसके जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी, वो एक हमें जीरो मैट्रिसेस देखने को मिलती है। जैसे भाई ये तो दोनों नॉन जीरो थे, फिर इसका जो मल्टीप्लिकेशन जीरो कैसे देखने को मिल गया, देखो अब कैसे हो रहा है। तो ये देख सकते हैं 0 का 3 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पर इस -1 का किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, इस 0 के साथ में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर 0 हो जाएगा ये तो। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर दोस्तों यहाँ पर इस 0 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ में, 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 3 के साथ में तो 0 देखने को मिलेगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस 0 के साथ में, फिर हमें 0 देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों अब यहाँ पर ये वाला एलिमेंट्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 के साथ में तो 0 हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ में फिर 0 हो जाएगा। फिर 0 का इस 0 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ करेंगे हम, इस 5 के साथ में, तो क्या हो जाएगा 0। 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ में तो 0। यानी कि भैया ये दो नॉन जीरो जो मैट्रिसेस थे, इनसे हमें एक जीरो मैट्रिक्स देखने को मिला जब हमने इसका प्रोडक्ट निकाला। तो क्लियर है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना कि जो जीरो मैट्रिक्स हो यहाँ पर हमें मिलता है प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस से मिल सकता है हमें यहाँ पे। क्लियर है। आगे इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में फॉलो होती है, देखो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो दोस्तों एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर एनी 3 मैट्रिसेस अगर एबीसी है तो यहाँ पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होती है। ए बी जो है इसके साथ में सी का मल्टीप्लिकेशन करे या फिर इस बी सी के साथ में ए का मल्टीप्लिकेशन करे तो ये होल्ड होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है किसी भी 3 मैट्रिसेस के लिए, तो यहाँ पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें मान लो a इंटू में b प्लस सी, ठीक है। यानी b प्लस सी के सम के साथ में हम a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ए बी मतलब a मल्टीप्लिकेशन ऑफ b प्लस a मल्टीप्लिकेशन ऑफ c, तो ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है, ठीक है। क्लियर है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जैसे मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, यानी कि हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी है वो होल्ड होती है, उसे ही हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पे जो आई है वो क्या है, एडिटिव नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। आई क्या है हमारे पास में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता था हमारा, ये होता था जिसमें नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक जो एलिमेंट्स है वो सब होते थे जीरो, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 ऑर्डर का जो हमारा क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे 0 और डायगोनल एलिमेंट्स होते थे 1, ठीक है। तो इसमें हर एक एलिमेंट जो मैट्रिक्स है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसके साथ में आई इंटू ए और ए इंटू आई ये सब ए ही देता है, ठीक है। क्लियर है। यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड होती है। क्लियर है। आगे चले, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है,
दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से निकाला जाता है इसको देखो आप। तो दोस्तों जब जैसे मान लो कोई हमारे पास में ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का, तो इसके जो रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। जो रोज होती है ए मैट्रिक्स की उसके जो ट्रांसपोज होता है जिसे हम ए की पावर टी, ठीक है, इसको ए ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ा जाता है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि ए ट्रांसपोज। तो ये किस प्रकार से निकाला जाता है, इसमें इंटरचेंज होता है, रो और कॉलम ये आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। कैसे भाई, एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे हमारे पास में ये ए मैट्रिक्स है कोई, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या निकलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास में एग्जाम्पल से 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास में क्या है, एक ए मैट्रिक्स है। तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा ना, ए ट्रांसपोज, वो क्या बनेगा, इसमें जो इसकी कॉलम है यानी C1 है उसको रो 1 बना देंगे यानी कि 1 3 5। जो कॉलम सेकेंड है C2 है उसको हम क्या बना देंगे, रो 2 बना देंगे यानी कि 2 4 6। तो ये इस प्रकार से इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। यानी कि रो का कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है, कॉलम का रो में इंटरचेंज हो जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए कहा जाता है। मामला क्लियर है। इस प्रकार से ए डेस या फिर ए, इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये इसके डिनोशन है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यानी कि भाई मान लो ए में कोई एलिमेंट्स थे हमारे पास में ए आई जे एम क्रॉस एन का, तो जो उसका यहाँ पर ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ए में जो है रो कॉलम बन गए और कॉलम रो बन गए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, एम क्रॉस एन का जो मैट्रिक्स था वो एन क्रॉस एम का बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले। अब दोस्तों यहाँ पर हम ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को निकालना सीखते हैं। अभी हमने देख लिया ये वाली चीज़ कि किस प्रकार से इसका, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स हमारे पास में क्या दिया है 1 2 3 4, इसको हमको यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज निकालना है ए मैट्रिक्स के लिए, तो देखो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इजिकल टू क्या बन जाएगा, ये जो हमारे पास में रो है इसको कॉलम बना दो, 1 2 जो रो है उसको कॉलम में मैंने बना दिया 1 2, जो 3 4 जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दिया 3 4। तो ये इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज निकाला जाता है। अब जो इसका ऑर्डर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में तो सेम ही होगा, ठीक है, क्लियर। प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो भैया अगर मान लो कोई ए ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों इसमें ये होती है यहाँ पर कि जैसे ए प्लस बी का सम का अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। इनके इंडिविजुअल जो ट्रांसपोज का सम होगा उसके ये बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि पहले आप ए प्लस बी का सम कर दो और उसका ट्रांसपोज निकाल लो, या फिर आप ए का पहले ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज निकालो और फिर उनका सम करो, तो वो आपस में बराबर वैल्यू देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है यहाँ पर कि मान लो कोई स्केलर का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है किसी ए मैट्रिक्स के साथ में, और इसका जब आप ट्रांसपोज निकाल लोगे तो यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी पर इस ट्रांसपोज का कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो के है स्केलर वो तो हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ इसका जो है ए का ट्रांसपोज होगा यहाँ पर, के इंटू ए ट्रांसपोज, ये बात बराबर है इसमें, ठीक है, के इज एन ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है। दूसरी चीज मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखो एडिशन में तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन का हम अगर ट्रांसपोज निकालने जाएंगे तो ये बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी आपको ट्रांसपोज में याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अभी तक कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज को देख लिया। मैट्रिसेस के ऑपरेशंस में कम्यूटेटिव लॉ देखा था हमने एडिशन में यहाँ पर कि ए प्लस बी का सम जो है बी प्लस ए के बराबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एडिशन में देखी थी कि भैया ए प्लस बी का सम हम यहाँ पे बी प्लस सी के साथ में करेंगे, या फिर ए प्लस बी का सम हम अलग से सी के साथ में कर देंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ये होल्ड होती है एडिशन में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसी स्केलर के यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है, के का यहाँ पर ए प्लस बी के सम के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो वो अलग अलग इंडिविजुअल का उनका मल्टीप्लिकेशन के सम के बराबर होता है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगी। ऐसे दोस्तों जो मल्टीप्लिकेशन में जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो जनरली होल्ड नहीं होता है, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन भी हमने देखा था, ठीक है।
दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, मल्टीप्लीकेशन जो है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लीकेशन में होल्ड होती है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है ऑलरेडी। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा ये होता है कि भाई मान लो कोई ए मैट्रिक्स है अपने पास में, अगर इस ए मैट्रिक्स का हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए अगर निकालते हैं, अगर वो ए के ही बराबर आ जाए, मतलब उसी सेम मैट्रिक्स के बराबर आ जाए ट्रांसपोज निकालने पर भी, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे भाई, एग्जाम्पल के लिए समझो आप कि यहाँ पर जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल दिया है, ए इजिकल टू हमारे पास में क्या मैट्रिक्स ये दिया है कि ए इजिकल टू दिया है 2 3 4 3 5 6 और क्या दिया है यहाँ पर 4 6 7, ये एक ए मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज निकालने का मतलब ये है कि इसकी रो 1 को हम कॉलम 1 में बदल देंगे, ठीक है, रो 2 को कॉलम 2 में बदल देंगे, रो 3 को कॉलम 3 में बदल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रांसपोज निकाला जाता है। तो देखो रो 1 को हम 2 3 4 जो एलिमेंट्स है उसको कॉलम में बदल दो, 2 3 4 कॉलम में बदल दिया, रो 2 को हमने कॉलम 2 में बदल दिया, 3 5 6 हो गया। ऐसे ही इस रो 3 को 4 6 7 जो है उसको कॉलम 3 में बदल दिया, यानी 4 6 7 में बदल दिया। तो जब आप इसको देखोगे ना तो यार ये तो भाई सेम वही मैट्रिक्स है यार, 2 3 4 3 5 6 और यहाँ पर देख सकते हैं 4 6 7 4 6 7। तो भैया ये तो ट्रांसपोज निकालने पे एज इट इज सेम टू सेम आ गया, ए के बराबर ही। यानी कि जब किसी ए मैट्रिक्स का आप ए ट्रांसपोज निकालोगे फिर आपको वही सेम मैट्रिक्स ए मिल जाता है, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है अपने पास में और आप जब इसका ए ट्रांसपोज निकालने जाओगे और आपको यहाँ पर माइनस ए मिल जाए, ठीक है, यानी कि जो ए मैट्रिक्स था उसका नेगेटिव ए मिल जाए यहाँ पर, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे में ये मैट्रिक्स जो ए है इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने पे आपको माइनस ए मिल गया, यानी कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, एग्जाम्पल से समझो आप। इसमें एक कंडीशन और है दोस्तों कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो 0 होने चाहिए, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में तो 0 होने ही चाहिए, लेकिन जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो हो सकते हैं। ठीक है, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन भैया स्क्यू सिमेट्रिक में एक कंडीशन ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर 0 ही होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमारे पास में कोई ए जो मैट्रिक्स है, तो अब जब हम इसमें इसका क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। निकालो भाई, इस रो 1 को हम कॉलम में बदल दो, 0 2 -3 को कॉलम में बदल दो, 0 2 -3, ठीक है। अब इस -2 0 4 ये जो रो 2 है इसको कॉलम 2 में बदल दो, -2 0 4, रो 3 यानी कि 3 -4 0 को हमने कॉलम 3 में बदल दिया, 3 -4 0। क्लियर है, ये ट्रांसपोज बन गया। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो बन के आया है ये क्या है, अगर आप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव मैंने बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 2 और ये -3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 0 और ये -4 का +4 हो जाएगा। यहाँ पर -3 है तो ये तो हमने नेगेटिव बाहर ले लिया है, 3 बन जाएगा, ये -4 और ये 0 हो जाएगा। तो भैया ये तो क्या है, ये 0 2 -3 ये तो सेम ए मैट्रिक्स ही है, हमने नेगेटिव बाहर लिया है, यानी कि हमारे पास में क्या बना, -a बना कि नहीं बना। यानी कि जब ए मैट्रिक्स था हमने इसका ए ट्रांसपोज निकाला तो हमें क्या मिला, -a मिला। और जैसे ही -a आ जाए ट्रांसपोज निकालने पे, यानी कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है यहाँ तक, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसकी की प्रॉपर्टी समझ में आई कि जब ए मैट्रिक्स है कोई, उसका हमने ए ट्रांसपोज निकाला तो ए के बराबर आ गया, यानी कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब कोई ए मैट्रिक्स था हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, वो -a के बराबर आ गया, यानी कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, टाइप की बात करें तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स ये जो है प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी जीरो, ठीक, नॉन जीरो हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं सिमेट्रिक में, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में मस्ट है कि भैया डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो ही हो। ठीक है,
जब हम इनका सम करेंगे, इनके ट्रांसपोज का सम करेंगे, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज के साथ में आप सम करोगे तो ये ए प्लस ए बाई टू, ए प्लस ए ट्रांसपोज का सम के साथ में इसका डिवाइड बाई टू, ये मिलता है हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या होती है, ए नेगेटिव का उसका नेगेटिव किसके साथ में, ए ट्रांसपोज के साथ में डिवाइड बाई टू, तो ये क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अभी इसमें दो थ्योरम भी है। क्या थ्योरम है देखो आप, जैसे थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि एनी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसमें किसी रियल नंबर के लिए उसमें जो एंट्रीज है ना उसके एलिमेंट्स जो है वो रियल नंबर्स हैं, तब ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब आप सम करोगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक देगा। ठीक है, क्लियर है कैसे। अब देखो भाई, अगर मान लो भाई हमारे पास में बी कोई मैट्रिक्स है इजिकल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ये सम है, तो जब आप बी ट्रांसपोज निकालने जाओगे, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो यानी कि ये बी ट्रांसपोज बराबरी से आपको ये क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज बराबरी से ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए दे देगा, यानी कि आपको क्या मिल गया, बी ट्रांसपोज बराबरी से ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया। तो ये क्या है भाई, ये तो वही था हमारा बी ही था ना ये तो, यानी बी का ट्रांसपोज निकालने पे बी ही मिल गया, यानी कि ये क्या होता है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि सेम मैट्रिक्स मिल गया ना, ट्रांसपोज निकालने पे बी का ट्रांसपोज निकाला और हमें बी ही मिल गया, यानी कि क्या है वो सिमेट्रिक है। और यही चीज यहाँ पर जैसे जो है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई सी हमारे पास में एक मैट्रिक्स है जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो भाई इसमें क्या करेंगे हम, जब सी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ऐसे में सी ट्रांसपोज बराबर से क्या मिलेगा हमें, ए ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो भैया यहाँ पर क्या होता है, सी ट्रांसपोज बराबर से ये ए ट्रांसपोज जैसे का वैसे आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस नेगेटिव, हमने नेगेटिव कॉमन लेंगे तो भैया यहाँ पर ए माइनस, इसके सामने माइनस आ जाएगा, ये माइनस ए प्लस का ये हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर a माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो भैया c ट्रांसपोज बराबरी से a माइनस ए ट्रांसपोज क्या था भाई, a माइनस ए ट्रांसपोज तो c था, यानी कि नेगेटिव c मिल गया मेरे को, यानी कि c का ट्रांसपोज जब मैंने निकाला तो माइनस c मिल गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी सिमेट्रिक की। क्यों भाई, जब हम a का a ट्रांसपोज निकालते थे तो अगर वो माइनस ए के बराबर हो जाती है तो इसकी सिमेट्रिक होता था। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि जो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का सम करते हैं तो वो इसके ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। कैसे भाई, देखो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, पहला पार्ट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है, और दूसरा जो पार्ट है दोस्तों ये स्क्यू सिमेट्रिक का होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, अगर आप ये 1/2, अब जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये a मिल जाएगा। कैसे भाई, देखो यहाँ पर क्या होता है, इस 1/2 का जब a के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा और इस 1/2 का इस a ट्रांसपोज के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, प्लस इस 1/2 का a के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस का इस 1/2 का इस माइनस a ट्रांसपोज के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 1/2 का a ट्रांसपोज और प्लस 1/2 का a ट्रांसपोज, ये कट गया तो बचा क्या, 1/2 a प्लस 1/2 इंटू में a, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 a और प्लस में 1/2 a ही दे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका प्रूफ हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो दोस्तों, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशंस में वो क्या होते हैं देखो। तो दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर हम क्यों इसका प्रयोग होता है, तो दोस्तों ये होता है फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के फाइंड करने में गॉस जॉर्डन मेथड में इसका प्रयोग होता है। सॉल्विंग सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को जो सॉल्व करते हैं उसमें मैट्रिक्स मेथड में इसका यूज करते हैं हम। तो इसके जो है टाइप्स है एलिमेंट्री ऑपरेशंस के, वो 3 टाइप से होता है। जैसे रो या कॉलम ऑपरेशंस में 3 प्रकार से होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे इसमें क्या होता है, पहला जो टाइप आता है वो आता है इंटरचेंज ऑपरेशन, यानी कि आप रो का रो, जैसे मान ले कोई रो है, R1 रो का R2 रो के साथ में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही इसको हमने बोल दिया कि कोई आई रो है, इसका हमने RJ रो के साथ में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ऐसे कॉलम ऑपरेशन में आप
कोई जैसे CI कॉलम है उसका CJ कॉलम के साथ में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि मान लो कोई C1 कॉलम है मेरे पास में, तो मैं C3 कॉलम के साथ में उसका इंटरचेंज कर सकता हूँ। यानी कि कोई भी दो रोज या कॉलम्स का यहाँ पर इंटरचेंज या स्वैप हो सकता है। भाई एग्जाम्पल से समझ लो क्या होता है। देखो जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये एक ए मैट्रिक्स दिया है। इसमें हम जैसे यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हैं कि भाई क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, C1 इंटरचेंज टू C3। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में हमें A इक्वल टू क्या मिलेगा, भाई इस C1 का इस C3 के साथ में मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो C3 मेरा C1 बन जाएगा। तो यानी कि 3 6 यहाँ आ जाएगा, ये 2 5 तो जैसा कि तैसे है, और जो C1 है वो C3 हो जा रहा है मेरा 1 4। ठीक है, तो ये इस प्रकार के ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्वैप यानी इंटरचेंज ऑपरेशन का। ठीक है, ये रो में भी लगा सकते हैं और कॉलम में भी। ठीक है, रो को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को भी, इनको सॉल्व करने के लिए। दूसरा जो हमारा टाइप होता है भाई स्केलिंग का होता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम नॉन जीरो स्केलर के साथ में। तो यहाँ पर किसी भी रो में हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट k का जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और यही कॉलम ऑपरेशन में भी हम कर सकते हैं। किसी कॉलम मान ले C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम, किसी भी कॉलम में हम यहाँ पर k स्केलर क्वांटिटी का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे भाई हमारे पास में कोई यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, कौन कौन सा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 7 8 9, ठीक है, ये एक 3 क्रॉस 3 का हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम इसके मान लो हमको यहाँ पर क्या करना है, इसमें जैसे इसकी रो 1 को हम इंटरचेंज तो हमने पहले देख लिया था, लेकिन ये हमारा क्या स्केलिंग जो है किस प्रकार से होती है। तो इसमें अगर मान लो हम कोई भी k की वैल्यू मान लेते हैं भाई 2 है, तो 2 का इस पूरी R1 रो में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, R1 टेंस टू 2R1। ठीक है, तो ये 2R1 हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी R1 रो में पूरी जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बन जाएगा 2 4 और ये 6, और बाकी एज इट इज आ जाएगा 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर दूसरा तरीका होता है, ये कॉलम और रो दोनों में हम यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरी चीज देखो, तीसरी चीज हमारी क्या है यहाँ पर, रो और कॉलम रिप्लेसमेंट। भाई कैसे, तो ये किस प्रकार से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ वन रो या कॉलम को अनदर में। कैसे, रो ऑपरेशन में जैसे RI टेंस टू RI प्लस K RJ। तो भैया ये क्या होता है, देखो एक चीज एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे कोई एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 में मेरे को भाई यहाँ पर जैसे मैं R2, इस R2 में मेरे को इस 4 जो एलिमेंट्स है इसको 0 करना है। अब इसको 0 बनाने के लिए मेरे को क्या कर सकता हूँ मैं, अब ये तो बड़ी वैल्यू है, इस 1 में यहाँ पर मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैं R1 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ठीक है, देखो जो ए मैट्रिक्स था क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो ए मैट्रिक्स था इसमें अगर इस एलिमेंट्स को यानी कि जो 4 है मेरा पास में A 2 1, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस में इस R1 को घटा देंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस R1 में और घटा देंगे R2 से, तो हमें इस 4 की वैल्यू 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑपरेशन से इसमें हम रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। भाई कैसे होगा ये देखो, पहली चीज यहाँ पर ए क्या बन जाएगा, देखो पहली रो 1 तो जैसी की वैसी रहेंगी, जो दूसरी रो है हमारे पास में वो R2 माइनस 4 R1 हो रहा है ना, तो R2 माइनस R2 क्या है 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ का एलिमेंट्स क्या आएगा, यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 5 माइनस 8 हो जाएगा। 5 माइनस 8 कितना दे देगा, 3 माइनस का 3 दे देगा। ऐसे यहाँ कर जो हमारा जो एलिमेंट्स आएगा वो क्या आएगा 6 माइनस, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना हम R1 में, तो 4 इंटू 3 कितना 12, तो यानी कि यहाँ पर कितना 6 माइनस 12 कितना दे देगा, -6 दे देगा। बाकी ये जो R3 रो है वो जैसी की वैसी रहेंगी 7 8 9। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर हमको यहाँ पर जो ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से ऑपरेशंस को यूज करते हैं। जैसे रो इंटरचेंज वाले हमने देखे थे भाई, कोई भी 2 रो को 2 कॉलम को हम यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखा स्केलिंग का, मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी का हम मल्टीप्लिकेशन करके
यहाँ पर इसको स्केलिंग कर सकते हैं, रो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं इसमें, इसके ऑपरेशंस में, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मैट्राइसेस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब कुछ कवर कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है इन्वर्टिबल मैट्राइसेस वाला, ठीक है। एंड जो मैट्राइसेस को सॉल्व करना है, जो इसके एलिमेंट्री ऑपरेशंस है इसके द्वारा, तो इसको हम डिटर्मिनेंट की जो हमारी वन शॉट मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें हम मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के जो PYQ क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो उस मैराथन क्लास में इस इन्वर्टिबल मैट्राइसेस के कॉन्सेप्ट को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इशू हो गया है, मॉनिटर का जो स्क्रीन है ना वो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा रिपेयर करेंगे। उसके बाद में जो हमारी जो वन शॉट मैराथन क्लास होंगी डिटर्मिनेंट की, उसके साथ में जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। बाकी सब कुछ हमने यहाँ पर मैट्राइसेस का जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब कुछ हमने इस वन शॉट मैराथन क्लास में देख लिया है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तो दोस्तों जो आज जो क्लासेस आने वाली थी डिटर्मिनेंट्स की, वो अब शायद कल ही देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। और फिजिक्स के भी आप क्लास आपको कल ही देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू दोस्तों।